Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 29th August 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. आज का पहला टॉपिक लेने से पहले कल जो प्रैक्टिस क्वेश्चन का हमने आंसर देखा था उसमें एक करेक्शन है। वो स्क्रू वॉर्म वाले सवाल में पहला स्टेटमेंट ऑफ कोर्स गलत है। मैंने गलती से सही ऑप्शन बता दिया था सी, बट द करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी। फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे इज़ अबाउट इंडियाज़ हेल्थ सेक्टर। ये जो आर्टिकल है ये मेनली बात कर रहा है अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ मोर एंड मोर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन हेल्थ सेक्टर। हम लोग उसके बारे में देखेंगे ही, साथ ही साथ हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन देखेंगे। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो इंडियाज़ हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में इस आर्टिकल में बातचीत की गई है। तो ये आर्टिकल कहता है कि इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए कि वो अफोर्डेबल हो सबके लिए, यानी कि गरीब से गरीब इंसान भी अगर ज़रूरत पड़े तो हर तरह का इलाज करा ले। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि इंश्योरेंस विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ उसका ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेशन हो, क्योंकि अदरवाइज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जब करना होता है, इंश्योरेंस नहीं होगा तो आपको खुद से खर्च करना होगा व्हेन एवर सम सेकेंडरी या टर्शियरी ट्रीटमेंट इज़ नीडेड, और वो बहुत सारे गरीब परिवारों के लिए संभव नहीं हो पाता। और उस केस में उनको ट्रीटमेंट, खासकर जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है किसी भी बीमारी के लिए, वो मिल नहीं पाती है। तो दिस आर्टिकल puts a strong case in favor of more and more insurance penetration regarding health. आर्टिकल कहता है कि 15 to 18% ऑफ इंडियंस आर ओनली इंश्योर्ड फॉर हेल्थ। अगर प्रीमियम पेड ऑन हेल्थ इंश्योरेंस टू जीडीपी रेशियो की बात की जाए तो वर्ल्ड्स एवरेज इज़ 7%, जबकि इंडिया के केस में द नंबर इज़ ओनली 3.7%। तो ये सब डेटा यूज किया जा सकता है इफ़ अ क्वेश्चन कम्स ऑन इंडियाज़ हेल्थ सेक्टर। So that is why this article says कि insurance must be there to ensure quality health care। and insurance का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्राइसिस के टाइम में उसका इस्तेमाल किया जाए ऐसा नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस इस तरीके होनी चाहिए कि हर तरीके की, इवन प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के लिए भी, कोई बेसिक सर्दी खांसी जुकाम हो गया उस केस में भी इंश्योरेंस कवरेज हो, देन ओनली वी कैन से कि द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आर एक्चुअली अफोर्डेबल। As I told you कि in absence of good public health infrastructure and high insurance penetration, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करना होता है जब भी हेल्थ रिलेटेड ज़रूरत पड़ती है। तो और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ज़्यादा करने से ही देश के अंदर पॉवर्टी के केसेस बने रहते हैं। यू सी, गरीब परिवारों के लिए ये वीसीएस साइकिल काम करता है। इस साइकिल को आप एग्ज़ाम में भी बना सकते हैं। व्हेन a person belongs to poor family या is inflicted with poverty, तो जनरली इंश्योरेंस लेते नहीं है वो। नो और लो इंश्योरेंस कवरेज इज़ फाउंड मेनली इन फैमिलीज कमिंग फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड। और इस कारण से जब भी हेल्थ रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत पड़ती हो तो दे हैव टू इनकर इट आउट ऑफ देयर पॉकेट, और उस कारण से फिर वो एजुकेशन पे कम खर्च कर पाते हैं, अपने न्यूट्रिशन पे कम खर्च कर पाते हैं, एंड दैट इज़ वाई उनकी एबिलिटीज़ नहीं इम्प्रूव हो पाती हैं। दैट इज़ वाई दे रिमेन ऑलवेज पुअर। जब एजुकेटेड नहीं होंगे क्योंकि हेल्थ पे ज़्यादा खर्च कर बैठे हैं, न्यूट्रिशन अच्छा से नहीं लिया तो उनका ग्रोथ अर्ली चाइल्डहुड एज से बड़ी अच्छी नहीं हुई है, सो दे गेट ट्रैप्ड इनटू अ विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। गरीबी ज़्यादा है तो इंश्योरेंस नहीं लिया तो कभी ना कभी तो परिवार में किसी न किसी को हेल्थ रिलेटेड ज़रूरत पड़ती है इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ केयर। उस केस में फिर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, उस कारण से फिर गरीबी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वो फिर अपने एजुकेशन पे और न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देते, और इस कारण से उनको बेहतर जगहों पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती एज़ फार एज एम्प्लॉयमेंट इज़ कंसर्न, और वो पॉवर्टी का वीसीएस साइकिल चलता रहता है। तो दिस वीसीएस साइकिल ऑफ पॉवर्टी कैन बी ड्रॉन इन द एग्ज़ाम। अगर सवाल आता है कि वाई पॉवर्टी and low insurance with respect to health,
अल्टीमेटली क्रिएट्स अ विशियस साइकिल। तो ऐसा कुछ आप डायग्राम बना सकते हैं। अब थोड़ा सा और डाटा देखते हैं। देखिए, हेल्थ एक्सपेंडिचर मेनली कम्स इन थ्री फॉर्म। अगर हेल्थ रिलेटेड कोई सर्विस अवेलेबल कराना है तो उसके लिए तीन जगहों से पैसे खर्च होते हैं। एक तो है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, आपको खुद पैसे खर्च करने होंगे अगर आपको खुद का इलाज कराना है तो। दूसरा है गवर्नमेंट का हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंडिचर, जैसे सरकार सरकारी अस्पताल बनवाती हैं, वहाँ पे अगर फ्री चेकअप हो रहा है, दवाइयाँ फ्री में अवेलेबल कराई जाती हैं। और तीसरा है जब एक्सपेंसेस आर कवर्ड बाय इंश्योरेंस, उसमें ना ही आपके जेब से लग रहा है ना ही सरकार खर्च कर रही है, इंश्योरेंस के थ्रू वो सारे मेडिकल एक्सपेंसेस कवर हो रहे हैं। तो अगर ये दूसरा और तीसरा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो पहले एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट कम होगी और फिर इसके कारण होने वाली पॉवर्टी के केसेस भी कम होंगे। अब अगर गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो ये लगातार बढ़ रहा है, जिस कारण से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हुआ है हमारे देश में। यहाँ पे देखिए डेटा है, ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट किया गया कि हाउ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैज़ बीन इंक्रीजिंग इन स्टीडी मैनर ऑन हेल्थ, जनरल हेल्थ एक्सपेंडिचर। यू सी, जितना भी खर्च होता है देश के अंदर हेल्थ के ऊपर, उसमें सरकार कितना खर्च करती है, यानी कि सरकार की तरफ से कितनी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, वो इस रेड कलर के कर्व की मदद से दिखाया गया है। सो इट इज़ कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। और आज के टाइम में देश के अंदर जो भी हेल्थ के ऊपर खर्च होता है उसका 48% खर्च सरकार की तरफ से होता है। दैट मीन्स इतना इलाज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जाता है, मेडिसिन जो है वो फ्रीली अवेलेबल कराई जाती हैं। और चूँकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग, दैट इज़ वाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज़ डिक्लाइनिंग। आज के टाइम में अगर बात की जाए तो लगभग 40% जो खर्च है हेल्थ के ऊपर वो अभी भी आउट ऑफ पॉकेट होता है, 48% गवर्नमेंट करती है और बचा हुआ जो 12% है वो खर्च इंश्योरेंस के थ्रू कवर होता है। इफ़ दिस इंश्योरेंस कवरेज इज ऑल्सो इंक्रीज देन दिस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर विल कम डाउन। तो ये डाटा अगर आप याद रखेंगे तो एग्जाम में लिखने में अच्छा रहेगा कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हैज़ विटनेस शार्प डिक्लाइन from 2013-14 that was 64%, it has come down to 39.4% in 2021-22 and it can be further brought down with more and more insurance coverage। इंश्योरेंस कवरेज ज़्यादा होगा तो ये और नीचे जाएगा और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो ये और नीचे जाएगा और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम होगा, तब जा कर के देश के अंदर पॉवर्टी का जो विशियस साइकिल है वो टूटेगा। अब बात करते हैं हेल्थ रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स लिए हैं भारत सरकार ने या स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम ने। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 में लेकर के आई भारत सरकार। इसका लक्ष्य है टू प्रोवाइड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज टू ऑल, यानी कि सबको देश के अंदर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जाए। इसके अंतर्गत के टारगेट्स देखते हैं। नेशनल हेल्थ पॉलिसी में भारत सरकार ने अपने लिए लक्ष्य क्या रखा है। भारत सरकार को अपना एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इंक्रीज करना है एंड इट हैज़ टू बी टेकन अप टू 2.5% ऑफ द जीडीपी बाय 2025। जब ये पॉलिसी लाई गई थी उस टाइम इट वाज ओनली 1.15% ऑफ द जीडीपी, उसको बढ़ा करके 2.5% ऑफ द जीडीपी खर्च करना है ऑन हेल्थ बाय 2025। उसके अलावा फोकस सिर्फ ट्रीटमेंट पे नहीं होना चाहिए, फोकस प्रिवेंशन पे भी होना चाहिए, वेलनेस पे भी होना चाहिए। इसलिए योगा, हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट किया जाना चाहिए। उसके अलावा फोकस शुड बी ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एज वेल, उनके मैनेजमेंट एंड केयर पे भी होना चाहिए, जैसे डायबिटीज़, कैंसर, हाइपरटेंशन। तो ये सब लक्ष्य रखा गया अंडर नेशनल हेल्थ पॉलिसी। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स भी रखे गए हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत। वो ये है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया शुड बी इंक्रीज फ्रॉम 67.5 ईयर्स टू 70 ईयर्स बाय 2025। फर्टिलिटी रेट को घटा करके 2.1 कर देना है बाय 2025 विच इज़ रिप्लेसमेंट रेट, यानी कि उसके बाद पॉपुलेशन लगभग स्टैगनेंट हो जाएगी आफ्टर सम टाइम, और वो लगभग अचीव हो गया हमारे देश के अंदर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को घटा करके 28 ले आना है एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट को घटा करके 23 कर देना है। तो ये सब कुछ लक्ष्य हैं अंडर नेशनल हेल्थ पॉलिसी। उसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर में भारत सरकार के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं वो ज़रा देखते हैं। सबसे पहले पीएम अभीम,
ये इनिशिएटिव लाया गया इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन ग्रास रूट पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन। जो रूरल एरियाज़ में जो पब्लिक हेल्थ क्लिनिक्स होते हैं, ग्राम चिकित्सालय, इसके अलावा अर्बन एरिया में जो क्लिनिक्स होते हैं, लोकल क्लिनिक्स मैनेज बाय द गवर्नमेंट, उनको और एफिशिएंट बनाना है ताकि वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करा पाएँ। कोई भी बेसिक इन्फेक्शन वगैरह हो तो वो आगे जा कर के कोई मेजर कंसर्न ना बने, वो सब सर्विसेज प्रोवाइड की जाए एट ग्रास रूट लेवल इटसेल्फ। इसके अलावा आईटी इनेबल्ड डिजीज सर्विलेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाए और कोविड-19 जैसे पैंडेमिक से रिलेटेड रिसर्च को देश में और प्रमोट किया जाता है कि इस तरह के पैंडेमिक का इम्पैक्ट फ्यूचर में अगर इस तरह के पैंडेमिक आते हैं तो उसको मिटिगेट किया जाए। उसके लिए रिसर्च सेंटर्स खोले जाएंगे अंडर पीएम अभीम स्कीम। तो पीएम अभीम बेसिकली हेल्थ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर रहा है, चाहे वो ग्रास रूट लेवल का हो, चाहे वो डिजिटल लेवल का हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो हेल्थ का, या तो फिर रिसर्च की बात हो इन फील्ड ऑफ फ्यूचर पैंडेमिक। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है भारत सरकार की हेल्थ रिलेटेड, उसका नाम है नेशनल हेल्थ मिशन। देखिए, नेशनल हेल्थ मिशन साल 2013 में शुरू किया गया। उसके पहले चलता था भारत में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में लाया गया। जब वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ तो फिर अर्बन एरिया में भी इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया और इसको कम्प्लीटली नाम दे दिया गया नेशनल हेल्थ मिशन, विच फोकसेज ऑन प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल बेसिक प्रिवेंटिव हेल्थ प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की अगर बात की जाए तो इसी के अंतर्गत आशा वर्कर्स को फिर हायर किया गया। और आशा वर्कर्स कैसे काम करती हैं वो भी ज़रा देखते हैं। देखिए, किसी भी ब्लॉक लेवल पे देखा जाए अगर, तो देर इज़ अ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर CDPO। उनके नीचे होती है मुख्य सेविकास। दे रिपोर्ट टू द CDPO रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो ये सबसे पुराना स्कीम है, आप कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण एंड पुराना स्कीम है। प्रेग्नेंट विमेन, प्रेग्नेंट एज वेल एज लैक्टेटिंग विमेन एंड यंग चिल्ड्रन के हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को टेक केयर करने के लिए, जिसका नाम है ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ICDS स्टार्ट किया गया 1975 में। इसके अंतर्गत खोले गए आंगनवाड़ी सेंटर्स, और आंगनवाड़ी सेंटर्स में काम करती हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स, और आंगनवाड़ी वर्कर्स के ऊपर होती हैं मुख्य सेविकाएं, और मुख्य सेविकाएं रिपोर्ट करती हैं CDPO चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर को। तो बेसिकली गांव-गांव में है आंगनवाड़ी सेंटर, और आंगनवाड़ी सेंटर्स को टेक केयर करती हैं आंगनवाड़ी बहन जी, जो बेसिकली उस गांव की प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वीमेन एंड 0 से लेकर के 6 ईयर के चिल्ड्रन के न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड एजुकेशन का ध्यान देती हैं। वीमेन को बेसिकली वैक्सीनेशन के बारे में और हाइजीन प्रोग्राम के बारे में सिखाया जाता है। उनके न्यूट्रिशन का भी टेक केयर किया जाता है। 0 से 6 साल के बच्चों का न्यूट्रिशन प्लस उनका अर्ली एजुकेशन, जिसको बाल वाटिका एजुकेशन कहते हैं, वो सब का ध्यान दिया जाता है आंगनवाड़ी सेंटर्स में। तो ये स्ट्रक्चर पहले से था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आने से पहले से ये सिस्टम था कि आंगनवाड़ी वर्कर्स होंगे, उनके ऊपर मुख्य सेविका, फिर उनके ऊपर होंगे CDPOs। फिर क्या किया गया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लाया गया साल 2005-06 में, और उसकी मदद से अपॉइंट किए गए आशा वर्कर्स, जिनका काम था कि अब आंगनवाड़ी बहन जी लोगों के कोऑर्डिनेशन में रहें, उनके गाइडेंस में रहते हुए गांव-गांव में जा कर के मोबाइल तरीके से, यानी कि मूव कर कर के जा कर के रूरल एरियाज़ में विमेन को अवेयर करे रिगार्डिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। उसमें मेनली विमेन की हाइजीन एंड वैक्सीनेशन प्लस न्यूट्रिशन से रिलेटेड उनको अवेयरनेस एंड फैसिलिटी जो गवर्नमेंट लेकर के आ रही है, वैक्सीन वगैरह, वो सब अवेलेबल कराना। तो जैसे मिशन इंद्रधनुष के अंदर जो बच्चों के लिए 12 वैक्सीन्स अवेलेबल कराए जाते हैं, वो सब बच्चों तक पहुंचाना गांव-गांव में, ये सब काम दिया गया आशा वर्कर्स को। तो इस तरीके से बड़ा कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स होता आज के टाइम में अंडर दिस नेशनल हेल्थ मिशन इन रूरल एरियाज़। सबसे आप नीचे कह सकते हैं आशा वर्कर्स, वो रिपोर्ट करती हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स को, फिर वो रिपोर्ट करती हैं मुख्य सेविका को, वो रिपोर्ट करती हैं CDPO को। इस तरीके से काम होता है।
ये जो आंगनवाड़ी सेंटर्स खोले गए आईसीडीएस प्रोग्राम के अंतर्गत खोले गए और आशा वर्कर्स को हायर किया गया अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो ये एक मेजर इनिशिएटिव है इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर। उसके अलावा आयुष्मान भारत स्कीम खोला गया या लाया गया। आयुष्मान भारत स्कीम के दो मेन कंपोनेंट हैं। पहला, आयुष्मान भारत स्कीम लाया गया था साल 2018 में। इसके अंतर्गत इसका पहला कंपोनेंट है जिसके अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खोले जाए हैं। 1.5 लाख, 1.5 लाख बेसिक हेल्थ एंड वेलनेस केयर सेंटर्स खोले गए मोहल्ला क्लिनिक की तरह इन अर्बन एरियाज़, जहाँ पे बेसिक हेल्थ नीड जैसे कि फीवर, डायबिटीज़, डेंटल केयर, ये सब प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो सबसे महत्वपूर्ण है। आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत जो दूसरा कंपोनेंट है वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाता है 5 लाख रुपए का पर फैमिली पर ईयर। इस पर टोटल लगभग 10 करोड़ परिवारों को कवर किया गया। मेनली जो भी परिवार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत बेनिफिशियरीज होते हैं उनको मोरलेस यहाँ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। इसमें जिन परिवारों को हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है दे कैन अवेल कैशलेस ट्रीटमेंट इन केस ऑफ एनी नीड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या इवन इन दोज प्राइवेट हॉस्पिटल्स दैट आर इम्पैनल्ड विद द गवर्नमेंट अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये एक मेजर स्कीम है हेल्थ रिलेटेड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कलेक्टिवली दे कम अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। उसके अलावा नेशनल मेडिकल कमीशन ले आई है भारत सरकार इन ऑर्डर टू हैव यूनिफॉर्मिटी इन हेल्थ केयर एजुकेशन। अब पूरे भारत भर में जो मेडिकल कॉलेजेज हैं उनका एजुकेशन एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस में एक यूनिफॉर्मिटी रहे, उसके लिए लाया गया है नेशनल मेडिकल कमीशन। स्कीम फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वीमेन एज वेल एज इन्फेंट्स, उनके लिए इंपॉर्टेंट स्कीम में सबसे महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसमें 5,000 रुपये कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र किए जाते हैं टू द प्रेग्नेंट वुमेन। कंडीशनल किस लिए? ताकि जब वो वैक्सीन लें, प्रॉपर हेल्थ चेकअप करवाएं अपना और अपने होने वाले बच्चे का, तभी जाकर के वो पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं इन इंस्टॉलमेंट्स। तो इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दिए जाते हैं ताकि वो वीमेन को एक तरीके से इंसेंटिवाइज किया जाए टू गो फॉर हेल्थ चेकअप एज वेल एज वैक्सीनेशन। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही वीमेन को कवर किया जाता है ताकि इस पैसे से वो अपना और अपने बच्चे के न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। उसके अलावा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करने पर फोकस किया जाता है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसमें बच्चों के अर्ली न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया जाता है। उसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिए जा रहे हैं अंडर जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, जिसमें भारत के 10,000 लोगों के जीनोम्स को स्टडी किया। जीनोम्स मतलब आप कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ जीन्स। जीन्स क्या होता है? जो जीन्स आर मेड अप ऑफ आवर डीएनए। यू सी दिस इज आवर बॉडी। तो बॉडी का जो सबसे छोटा यूनिट हो सकता है वो होता है सेल। सेल के अंदर होता है क्रोमोजोम। इन क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ बेसिकली जेनेटिक कंपोनेंट्स, जो हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास करता है। तो उसको कहा जाता है जीन्स। वन सेगमेंट ऑफ डीएनए इन क्रोमोजोम इज नोन एज जीन्स एंड कलेक्शन ऑफ जीन्स विद इन सेल। सारे जो जीन्स विद इन अ सेल हैं, एक सेल के अंदर जितने भी जीन्स हैं उनको कलेक्टिवली कहा जाता है जीनोम्स। और भारत के 10,000 अलग अलग लोगों के जीनोम्स को स्टडी किया जा रहा है। उससे भारत के लोगों की जेनेटिक स्टडी की जाएगी, जिससे फिर अलग अलग तरह की बीमारियां जो भारत में लोगों को होती हैं जैसे कैंसर या डायबिटीज़, उसके बारे में पता लगाया जा सकेगा और उसका भविष्य में बेहतर इलाज किया जा सकेगा। तो ये सब अलग अलग तरह के इनिशिएटिव्स हैं विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ जो भारत सरकार चला रही है। हेल्थ रिलेटेड अगर यूनियन बजट में बात की जाए कि क्या इनिशिएटिव्स लाए गए हैं साल 2025-26 में, तो बजटरी एलोकेशन हैज़ बीन इंक्रीज बाई 11%। एक बात ये लिखी जा सकती है 10,000 न्यू मेडिकल सीट्स हैव बीन अनाउंस्ड। उसके अलावा 200 डे केयर कैंसर सेंटर्स विल बी established across district hospitals in India and broadband connectivity to primary health centers। मान लीजिए कि ऐसा सवाल आ जाए कि साल 2025-26 के बजट में हेल्थ रिलेटेड क्या क्या अनाउंसमेंट्स हैं, तो ये मोटी मोटी बातें हैं। मैं इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दूंगा बोल्ड करके। यहाँ पे ध्यान दीजिए 11% इंक्रीज पिछले साल के बजट की तुलना में,
10,000 न्यू मेडिकल सीट्स, 200 डे केयर कैंसर सेंटर्स। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उसमें डे केयर कैंसर सेंटर्स भी खोले जाएंगे, और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं खासकर रूरल एरियाज़ के, उनको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। जब हेल्थ केयर सेक्टर की बात कर रहे हैं तो लेट अस टॉक अबाउट असम एज वेल। असम स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स फॉर हेल्थ केयर सेक्टर। तो सबसे महत्वपूर्ण स्कीम है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उसका स्टेट काउंटर पार्ट आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है टू दोज पीपल हु आर बेनिफिशियरी अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। यहाँ पे भी 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस है, कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा पर फैमिली। तो 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस पर ईयर पर फैमिली है। इसके पहले इस तरीके का स्कीम चलता था अटल अमृत अभियान, जिसमें 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस था, हेल्थ इंश्योरेंस पर फैमिली। उसको डिसकंटिन्यू करके अब ला दिया गया है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। उसके अलावा स्वास्थ्य सेवा उत्सव, जैसे गुणोत्सव में हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, स्कूल में जाकर के इंस्पेक्शन किया जाता है बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ एज वेल एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल गुणोत्सव में, वैसे ही स्वास्थ्य सेवा उत्सव लाया गया है ताकि गवर्नमेंट द्वारा मेंटेन्ड जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे सर्विलेंस की जाए, और ताकि वहाँ के जो सर्विस देने वाले लोग हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाए। एम्स हैव बीन इनॉग्रेटेड इन गुवाहाटी, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कैटर करने के लिए। असम बजट 2025-26 में बात की जाए तो असम सरकार ने अनाउंस किया है कि दे विल बी ओपनिंग प्रोटॉन थेरेपी सेंटर एट स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट गुवाहाटी, जहाँ पे फिर लोगों को कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सकेगा, कैंसर पेशेंट्स को। दुर्गम टू सुगम इनिशिएटिव इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स टू डॉक्टर वर्किंग इन रिमोट एरिया। जो रिमोट एरिया में काम कर रहे वर्कर्स, डॉक्टर्स हैं, खासकर गांव में जाकर के जो रह रहे डॉक्टर्स हैं, उनको एक्स्ट्रा फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा अंडर दिस इनिशिएटिव दुर्गम टू सुगम। एंड स्वास्थ्य बगान योजना फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू टी गार्डन वर्कर्स। तो ये सब कुछ इनिशिएटिव्स है जो इस साल के बजट में लिए गए हैं। तो ये इस आर्टिकल जो था जिसको हमने पिक किया, इट मेनली लेड स्ट्रॉन्ग केस इन फेवर ऑफ मोर एंड मोर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, जिसकी बात हमने इस 2 पेज पे की। कुछ डेटा भी देखे हमने, एक फ्लोचार्ट भी देखा, इंश्योरेंस इन फील्ड ऑफ हेल्थ का क्यों इम्पोर्टेंस है, उसको पॉवर्टी से जोड़ करके देखा। बट देन वी सॉ फ्यू मोर इन्फॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, इनिशिएटिव विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ केयर सेक्टर, पीएम अभीम, नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन के साथ साथ हमने एक पुराना स्कीम ICDS भी देख लिया, आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स कैसे कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं वो देखा। आयुष्मान भारत स्कीम के 2 कंपोनेंट देखे, नेशनल मेडिकल कमीशन एंड ऑल, वो हमने देखा। और फिर इस साल के बजट के इनिशिएटिव्स देखे, एज वेल एज आसाम सरकार के इनिशिएटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है, एक्सेस टू क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर इज स्टिल अ ड्रीम इन इंडिया। मतलब आपको हाईलाइट करना है कि अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। डिस्कस विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन असम, तो असम के भी कुछ चैलेंजेस बताने होंगे, और फिर असम सरकार ने या भारत सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं वो भी आपको बताने होंगे। तो यहाँ पे मैंने तमाम डेटा दे रखे हैं विच कुड बी हेल्पफुल वाइल राइटिंग एनी आंसर विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ सेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट न्यू लॉन्च साइट ऑफ इसरो, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। इसरो हमारे देश की स्पेस एजेंसी लॉन्च कर रही है, एस्टैब्लिश कर रही है न्यू रॉकेट लॉन्च साइट एट कुलासेकरापट्टिनम इन थुट्टुकुडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। अभी जो इसरो का लॉन्च साइट है, इसरो के पास 2 लॉन्च साइट है या ऑपरेशनल पैड्स हैं जहाँ से वो सैटेलाइट लॉन्च करती हैं। दोनों के दोनों श्रीहरिकोटा में हैं इन आंध्र प्रदेश। अब तीसरा वो लॉन्च साइट, रॉकेट लॉन्च साइट इसरो लेकर के आ रही है एट थुट्टुकुडी डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। यहाँ से मेनली स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स लॉन्च किए जाएंगे विथ पे लोड ऑफ अबाउट 500 kilograms. As I told you, this new Thuttukudi site is going to be the 3rd one, while 2 are already there in Sriharikota. And it is expected that this Thuttukudi site of ISRO will be completed by next year, December.
अब ये न्यू लॉन्च पोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? न्यू लॉन्च पोर्ट की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसरो को आजकल बहुत सारे कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल रहे हैं। इसरो की एक विंग है NSIL। NSIL brings a lot of commercial projects for ISRO also, जिसमें दुनिया के बाकी देश इसरो से अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करवाना चाहते हैं इन स्पेस। और इस कारण से जो अभी के 2 लॉन्च पैड्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है टू मीट द रिक्वायरमेंट। दूसरा, प्रिवेंटिंग ओवरलोड। एज ए टोल्ड यू, हमारे देश के अंदर भी कई सारे स्पेस के अंदर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। इंडियन सैटेलाइट्स भी बहुत सारे लॉन्च किए जा रहे हैं। तो अब श्रीहरिकोटा वाले साइट पे ओवरलोड हो रहा है, उसको प्रिवेंट करने के लिए इन जनरल नाउ वी आर कमिंग अप विद द 3rd लॉन्च साइट एट दिस कुलासेकुरापट्टनम इन थुट्टुकोडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। अब ये जो थुट्टुकोडी वाला लॉन्च साइट डेवलप हो रहा है, इसका एक और एडवांटेज है एज कंपेरिजन टू श्रीहरिकोटा वाला लॉन्च साइट। जब श्रीहरिकोटा से कोई भी सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो उसको एक स्पेशल एंगल में भेजा जाता है इस तरीके से, ताकि वो श्रीलंका के ऊपर से ना गुजरे। मान लीजिए स्पेस में इसको लॉन्च किया जा रहा है तो एलिवेट तो हो ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा साउथ डायरेक्शन में उसको भेजा जाता है, लेकिन उसको एक एंगल पे भेजा जाता है कि वो श्रीलंका के ऊपर से होके ना गुजरे, क्योंकि सैटेलाइट या रॉकेट का कोई बर्न्ड पार्ट श्रीलंका के ऊपर ना गिरे। एंड दैट इज़ वाई अ मनूवरिंग, अ डिफ्लेक्शन इज रिक्वायर्ड ऑफ एनी लॉन्च व्हीकल दैट इज सेंट फ्रॉम श्रीहरिकोटा। उसी मैनूवरिंग या डिफ्लेक्शन को कहा गया है डॉग लेग मैनूवरिंग। इट इज शार्प टर्न that causes the rocket to deviate from the straight flight path. And why this maneuvering is needed? Because अगर ये सीधा सीधा गया तो there might be some debris falling on Sri Lanka. In polar missions PSLV from Sriharikota, it must perform dogleg maneuver. PSLV को जब भेजा जाता है तो थोड़ा इस डायरेक्शन में भेजा जाता है, तो उसको एक डॉगलेग मैनूवरिंग के साथ भेजा जाता है टू अवॉइड फ्लाइंग ओवर श्रीलंका टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रॉकेट डेबरी। कुलासेकुरापट्टनम वाला लॉन्च साइट का फ़ायदा ये होगा कि इसमें कोई मैनूवरिंग की ज़रूरत नहीं है, इसको सीधा सीधा लॉन्च किया जा सकता है, तो इसमें फ्यूल की बचत होगी। इस मैनूवरिंग में थोड़ा एक्स्ट्रा फ्यूल खर्च होता है, बट कुलासेकुरापट्टनम से इस तरह के जब सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे तो उसमें कोई मैनूवरिंग की ज़रूरत नहीं होगी, तो इट विल बी मोर एफिशिएंट एज वेल एज फ्यूल कंजम्पशन इज कंसर्न्ड। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, जब से 50% टैरिफ शुरू हुआ है यूएस द्वारा ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स, तब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लुकिंग फॉर डिफरेंट मेजर्स टू मिनिमाइज द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ दैट टैरिफ ऑन इंडियन इकोनॉमी। जैसे कल हमने देखा कि भारत सरकार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एक्सपोर्ट बूस्ट करवाना चाह रही है। ई कॉमर्स हब भी इस्टेब्लिश किया जाएगा, वो पिछले साल ही अनाउंस हुआ था। अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एक्सपोर्ट को प्रमोट कराना चाह रही है भारत सरकार। अभी इसी डायरेक्शन में एक और डेवलपमेंट ले रही है भारत सरकार, जिसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के अंतर्गत अब और 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इन ऑर्डर टू बूस्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम आवर कंट्री। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन पहले समझते हैं, फिर करंट न्यूज़ पे आएंगे। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन भारत सरकार की एक इनिशिएटिव है जो यूनियन बजट 2025-26 यानी कि इस साल के बजट में अनाउंस किया गया। इस एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, जैसा नाम से आपको समझ आ रहा है, इसका मेन लक्ष्य है कि भारत से होने वाले एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जाए। इस मिशन को 3 मिनिस्ट्री ज्वाइंट तरीके से इम्प्लीमेंट करने वाली हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, शॉर्ट में कहे तो मिनिस्ट्री ऑफ MSME एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इस मिशन के 2 कंपोनेंट हैं। पहला है निर्यात प्रोत्साहन। निर्यात प्रोत्साहन में इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा टू द एक्सपोर्टर्स। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन का मतलब होता है कि एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां अगर लोन लेंगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि बैंक से, तो उनका इंटरेस्ट का कुछ हिस्सा सरकार अपने तरफ से पे कर देगी। सो इंटरेस्ट बर्डन ऑन एक्सपोर्ट क्रेडिट इज पार्शियली सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। जैसे कि आपने लोन लिया, आपकी कोई एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी, आपने लोन लिया,
उस पर 10% का इंटरेस्ट चुकाना है तो 5% सरकार आपके तरफ से इंटरेस्ट दे देगी यूजिंग इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन प्रोविजन। उसके अलावा निर्यात प्रोत्साहन में भारत ट्रेड नेट प्लेटफॉर्म डेवलप किया जा रहा है, जिसकी मदद से ट्रेड रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन जो किए जाने होते हैं वो जल्दी से जल्दी हो पाए, ताकि ट्रेड में कोई लैग ना हो इन सब फॉर्मल प्रोसेसेस के कारण कि डॉक्यूमेंट नहीं तैयार हो पाया। तो निर्यात प्रोत्साहन के अंतर्गत इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन एंड भारत ट्रेड नेट प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, ये सब किया जाएगा। निर्यात दिशा, ये दूसरा कंपोनेंट है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का। इसके अंतर्गत इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए अलग अलग देशों में भारत सरकार मार्केट एक्सेस करने में हेल्प करेगी। उनको गाइड किया जाएगा कि कहाँ कहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे उनको गाइडेंस दिया जाएगा अंडर निर्यात दिशा। तो ये दो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हैं ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। अब जब यूएस ने 50% टैरिफ रेट्स लगाने का फैसला किया है, तो अब भारत सरकार ने सोचा है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के अंतर्गत 25,000 करोड़ रुपए का एक सपोर्ट मेजर इनिशिएटिव लाया जाएगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के अंतर्गत मिली जो निर्यात प्रोत्साहन कंपोनेंट है उसमें 25,000 करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च करेगी। ये 25,000 करोड़ एक साल में नहीं, अगले 6 साल में खर्च किए जाएंगे। अगले 5 साल में 2025-26 से लेकर के 2030-31 तक में 5 साल में 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे अंडर निर्यात प्रोत्साहन, ताकि भारत से होने वाले एक्सपोर्ट्स को दुनिया के अलग अलग देशों में, अमेरिका के अलावा भी तो मार्केट है, वहाँ पे प्रमोट किया जा सके। तो होने वाला इम्पैक्ट जो है यूएस द्वारा रेज किए गए टैरिफ का होने वाला इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कम अप विथ अ 25,000 करोड़ रुपीस पैकेज अंडर निर्यात प्रोत्साहन कंपोनेंट ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। मेंस में आप ये सारे कंपोनेंट लिखना कि ये इनिशिएटिव लाया गया, ये लाया गया है इन ऑर्डर टू शील्ड द इंडियन बिजनेसेस फ्रॉम गेटिंग इम्पैक्टेड बाय द यूएस टैरिफ अब्यूज। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस है, क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट नेशनल स्पोर्ट्स डे, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आज का दिन 29 अगस्त भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे की तरह मनाया जाता है इन मेमोरी ऑफ मेजर ध्यानचंद जी। इट इज हिज बर्थ एनिवर्सरी। द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड इंक्लूडिंग खेल रत्न एंड अर्जुन अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड ऑन दिस डे। मेजर ध्यानचंद जी की बात की जाए तो ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। स्पेशली हॉकी की बात की जाए तो इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट। उनके लीडरशिप में भारत ने 3 ओलंपिक गोल्ड जीते, 1928 में, 32 में और 36 में। ऐसा कहते हैं कि हिटलर ने उनको इनवाइट किया था कि आप जर्मनी आ जाइए, मैं आपको जर्मनी की सिटीजनशिप दूंगा और आप जर्मनी नेशनल टीम के लिए खेलिए। इतने महान खिलाड़ी थे वो, मतलब उनकी ख्याति पूरे दुनिया भर में ऐसी थी कि दुनिया के अलग अलग जो डिक्टेटर्स हैं वो चाहते थे कि भाई वो हमारे यहाँ आ जाए, ऐसा खेलते थे ध्यानचंद जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको पद्म भूषण अवार्ड दिया इन 1956 और उन्हीं के सम्मान में पहले जो खेल रत्न अवार्ड था जिसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, उसको बदल करके अब कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड से रिलेटेड जो प्रश्न था उसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस, इससे रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पे 20 लाख नहीं 50 लाख रुपए होंगे। एफडीआई से रिलेटेड फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, एफडीआई इज परमिटेड 100% इन इन्वेंट्री लेड मॉडल, ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट सही है, रिटेलर सपोज एफडीआई इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल एज इट में लीड टू मार्केट डोमिनेंस बाय लार्ज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। फार्मर्स प्लाउ इज फिक्स्ड कैपिटल, इसलिए पहला रॉन्गली मैच्ड है। कंप्यूटर इज ऑल्सो फिक्स्ड कैपिटल, तो दूसरा सही मैच्ड है। यार्न इज वर्किंग कैपिटल एंड पेट्रोल इज वर्किंग कैपिटल, सो सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्टली मैच्ड। करेक्ट ऑप्शन वुड बी 2 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.